नमस्कार, मैं संजय शुभांकर। स्टोरी प्लैनेट में आप सबका फिर स्वागत है। आज प्रस्तुत है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी बिगड़ैल बच्चे का दूसरा व अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि पिंक सिटी ट्रेन में यात्रा कर रहे 3 युवा, जिनमें एक लड़की और 2 लड़के हैं, उनके बातचीत का अंदाज, उनका पहनावा, उनका खुलापन और उनकी बेफिक्री से उसी कूपे में बैठे उनके सहयात्री, जिनमें एक प्रौढ़ महिला और एक अधेड़ दंपत्ति हैं, वो बहुत असहज महसूस करते हैं। उन युवाओं के बारे में इन लोगों की राय है कि ये पीढ़ी किस तरह हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और चेन पुलिंग की वजह से जब ट्रेन स्टेशन के एक आउटर पर रुकती है तो प्रौढ़ महिला बताती है कि यहाँ से जो यात्रियों का झुंड चढ़ता है वो प्रथम श्रेणी से लेकर हर जगह घुसता चला जाता है, यात्रियों के साथ बदतमीजी से पेश आता है, वगैरह वगैरह। थैंक गॉड कि ये डिब्बा हमारा बहुत पीछे था और यहाँ कोई चढ़ा नहीं, वरना इस लड़की के कपड़ों और अदाओं पर तो यहाँ कत्ल हो जाते। आखिर वो माँ बाप कैसे हैं जिन्होंने इन्हें अकेले भेज दिया है? शायद नहीं, ये ही ऐसे हैं, विद्रोही किस्म के बिगड़ैल बच्चे। और अब आगे। मन किया कि मैं भी 3-4 अंग्रेजी में गालियां दे डालूं। हमारे सहपाठी सहकर्मी भी क्रिश्चियन रहे हैं, पर ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा है। क्या ये किसी भी मुसीबत को समझदारी से सुलझा सकेंगे, खतरों से बच सकेंगे? फिर ख्याल आया कि छोड़ो, जाने तो मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाए, ये जाने और इनका काम। वो तो अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने बेटे और बेटी को बहुत संयम और कठोर अनुशासन में पाला है। बेटा तो चलो ठीक है, दिल्ली आईआईटी में पढ़ रहा है, पर निशी। मैंने एक ठंडी सांस ली और ट्रेन धीमे धीमे सरकने लगी। मैंने स्वयं से सवाल पूछा कि क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनुशासन में रखकर बहुत महान काम किया है? क्या निशी इस कठोर अनुशासन और अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में पलकर बेहद दब्बू बनकर तो नहीं रह गई? बस शादी कर देने भर से हमने क्या उसे सुरक्षित कर दिया? अपनी होनहार एमबीए लड़की को बंबई जाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी नहीं करने दी। हम दोनों ही डर गए थे कि बाहरी दुनिया यानी खतरों से भरी दुनिया, कह दिया था कि यहीं रहकर करो नौकरी, या फिर शादी के बाद कर लेना नौकरी, पति चाहे तो। अब एक एक पैसे को पति का मुंह देखती है। कहने को बड़ा बिजनेस है उसके परिवार में, पर 3 भाइयों में सबसे छोटा उसका पति हमेशा बेवकूफ बनता है। खाने पीने की कमी नहीं है, बड़ा घर है, संयुक्त परिवार है, मायके तक अब उसे अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ आने में डर लगता है। दामाद के पास फुर्सत नहीं है कि वो छोड़ जाए। बस उसी को लेने जा रही हूं। निशी के पापा डायबिटिक हैं, वे घर से निकलते नहीं हैं। सोचती हूं कि आज निशी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती और निशी को उसकी पसंद से शादी करने दी होती तो आज निशी का चेहरा इस सामने बैठी हुई लड़की से चमकता। 27 साल की उम्र में वो 35 की नहीं लगती। हर समय एक स्थायी हताशा उसके चेहरे पर नहीं होती। मैं असमंजस में थी। मुझे निशी के हालत पर रोना आने लगा था। सामने की सीट पर बड़ा लड़का और लड़की एक दूसरे पर ढल के सो रहे थे। डेबोनियर के ऊपर हेल्थ और रीडर्स डाइजेस्ट भी रखी हुई थी। आज का युवा सब कुछ पढ़ता है। छुटके ने फिर वॉकमैन चला दिया था, पर इस बार थोड़ा कम लाउड था। डॉक्टर और उनकी पत्नी बड़ी तल्लीनता से रमी खेल रहे थे। मुझे अचानक बहुत अकेलापन सा लगा। पैर लटके लटके सूज आए थे, बल्कि सुन्न पड़ने लगे थे। मैंने उन्हें ऊपर कर लिया। ट्रेन तेज रफ्तार से उष्ण कटिबंधीय जंगलों से गुजर रही थी। अप्रैल का महीना था और मौसम गर्म होने लगा था। सुबह के 10 बजे ही दोपहर का सा एहसास होने लगा था। भूख भी लगाई थी, पर मेरे पास क्या धरा था? 3 सेब, 1 सैंडविच। एक भूला भटका चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया। मेरे पास पैसे खुले नहीं थे। छुटके से पूछा तो उसने जवाब दिया 1 मिनट और जेब से 3 रुपए निकालकर चुका दिया। मैंने कहा
आई नीड चेंज ओनली। कम ऑन मॉम, कहकर वो खी करके हंसने लगा। सैंडविच? नो थैंक्स, कहकर उसने जेब से भुने हल्के हल्के भूरे छिलकों वाले नमकीन काजू निकाले और मेरी प्लेट में रख दिए। मैंने आश्चर्य से भरकर कृतज्ञता से कहा कि ऐसे काजू मैंने पहली बार देखे बिना छिले और भुने हुए। तो उसने बताया कि उसके घर के अहाते में 4 काजू के पेड़ हैं और ये काजू उन्हीं के पेड़ के हैं। आते समय मॉम ने जबरदस्ती उनके साथ बांध दिए थे। मेरी कल्पना में एक सांवली छींट की फ्रॉक पहने दुबली मगर हल्के से निकले पेट वाली ममतामयी क्रिश्चियन महिला की छवि तैर गई। मैं कुछ और पूछना चाहती थी। एक आम भारतीय उत्सुकता के तहत उसकी निजता के पारदर्शी तरल को छूकर देखना चाहती थी कि मसलन वो लड़की तुम्हारी बहन है क्या? तुम्हारी माँ ने एक पराये लड़के को तुम्हारे साथ क्यों कर भेजा होगा? कहाँ जा रहे हो? कब लौटकर घर जाओगे? वगैरह वगैरह। और जरा बताओ तो कि क्या क्या उगा रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अहाते में? तुम एंग्लो इंडियन हो, गोवन क्रिश्चियन हो कि कन्वर्टी? ये सब पूछकर वो क्या करेगी? कहीं उसने कह दिया कि यू नटी ओल्ड, व्हाट कंसर्न डू यू हैव विद अस? उससे क्या है? अरे भाड़ में जाए वो और उसकी बहन। कमबख्त कैसे सट कर उस जवान जहां लड़के से चिपकी पड़ी है। छुटके ने उत्साह से कहा, कोई स्टेशन आ रहा है। इक्का दुक्का घर नजर आने लगे थे, कुछ कारखाने और ट्रेन की पटरी का एक और जोड़ा हमारी ट्रेन के साथ दौड़ने लगा था। मैंने मन ही मन कहा, अलवर। हाय, जल्दी में मिठाई लेना भूल गई थी दिल्ली से। कमबख्त निशी ने भी तो अचानक फोन किया कि मम्मी मुझे सास ने कह दिया है कि जा हुआ मायके, तुम कल ही भैया को भेज दो। भैया कैसे आएगा निशी, उसके एग्जाम है। तो मां बेचारी रुआसी हो गई थी। तू खुद चलिया ना जयपुर, यहां से तो कई सीधी ट्रेन है दिल्ली की, करा ले रिजर्वेशन। मम्मी तुम तो जानती हो कि 2 छोटी बच्चियों के साथ ही अकेले नहीं भेजेंगे मुझे, इन्हें फुर्सत नहीं है। फिर बताओ ना मैं कैसे आऊं? अरे कितनी दिक्कत होगी, दोनों तो गोदी चढ़ती हैं। कितनी मुश्किल से सास का मुंह सीधा हुआ है मेरे मायके जाने के नाम पर। अच्छा ठीक है, मैं ही कल ही चल दो ना मां, कितना तरस रही हूं मैं। चलो देखती हूं। बस फिर सुबह सुबह ट्रेन में बैठती कि मिठाई लेती। अलवर से ही 2 किलो मिल्क केक ले चलती हूं। वहां जयपुर में तो स्टेशन पर ही दामाद लेने आ जाएंगे। अब उनके सामने मिठाई लेती भला अच्छी लगूंगी क्या? मैंने अलवर आता देख पर्स संभाला, छुटके से कहा कि सामान का ख्याल रखें। ये डॉक्टर दंपत्ति ऊपर की खाली बर्थों पर जाकर लेट गए थे। लड़की कुनमुनाकर लड़के से अलग होकर उठकर खड़ी हो गई थी और उठते ही चॉकलेट निकालकर खाने लगी थी। ट्रेन रुक गई थी। डब्बा सच में बहुत पीछे था, मिल्क केक की दुकान बहुत दूर। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, काफी भीड़। सारी भीड़ पिंक सिटी में ही समाएगी क्या? ये सोच मैं जल्दी से ट्रेन से उतरी और लोगों से टकराते हुए बड़े बड़े डग भरते हुए दुकान पर हाँफती हुई पहुंची। 2 डिब्बे मिठाई और पर्स संभालती हुई मैं अपने गंतव्य से आधी दूरी पर ही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। भीड़ को चीरती हुई मैं आगे बढ़ रही थी और मुझे दूरदर्शन का वो विज्ञापन याद आ रहा था कि भारत में स्टेशनों पर यात्रा करने वाले कम और उन्हें छोड़ने आने वाले ज्यादा होते हैं। उस क्षणांश मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही। अपना डिब्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक छोटे लड़के की चीख ने ध्यान दिलाया मैं डिब्बे के एकदम पास हूं। आंटी, दरवाजे के पास भीड़ थी, मेरे पीछे भीड़ थी। मैंने किसी तरह दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन थोड़ा तेज रेंगने लगी और मैं बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। पैर ज्यादा बढ़ गया होता तो दरवाजे पर पटरियों के बीच घिसट रही होती। गिरते गिरते मुझे छोटे लड़के की चीख सुनाई दी थी। उसके बाद मुझ पर झुकी हुई एक भीड़ भंवर की तरह घूमती हुई नजर आई और फिर सब कुछ कहीं कड़प से डूब गया था। ठंडे पानी की छपाक से मैंने अपना चेतन का छोर ढूंढा और अवचेतन की सीढ़ियां फांदती। होश में आने की जल्दी में मैं उस
आघात की पारदर्शी झिल्ली के नीचे से मुट्ठियां बांध बांध कर चीख रही थी, जो स्पष्ट घों में बदलती जा रही थी। आखिरकार मेरे प्रहारों से वो झिल्ली फटी। गर्मी और उमस से भरे रेलवे के रिटायरिंग रूम में मैं बदहवास सी चारों तरफ देख रही थी। आंटी, आंटी, आर यू ओके? डॉक, शी ओपन हर आईज। छोटा लड़का मेरे चेहरे से सटा फर्श पर हड़बड़ाया सा बैठा हुआ था। उसकी आवाज में एक नेह भरी उष्मा की थरथराहट थी। कैसी हैं आप? एक अजनबी रेलवे के डॉक्टर ने झुककर पूछा। चिंता की कोई बात नहीं है, ये यंगस्टर्स नहीं होते तो इनका और खुदा का शुक्रिया अदा करें। गनीमत है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है। पुराना खाया पिया काम आ गया। हंसकर डॉक्टर ने मेरे हवास दुरुस्त करने की कोशिश की। बस अभी एम्बुलेंस आती होगी। मैंने थोड़ा उठना चाहा तो वो लड़की आगे आ गई, अपनी बाह का सहारा लिए। मैंने देखा उसकी शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था। मैंने दाईं भौं की तरफ थोड़ी पीड़ा महसूस की। छुआ तो वहां गीला स्कार्फ बंधा था। वो बड़े लड़के का था। दोनों घुटनों पर 2 रुमाल बंधे थे। इतने में बड़ा लड़का पसीने से तरबतर हाथों में दवाओं पट्टियों का बंडल लेकर आ पहुंचा। डोंट गेट अप, यू आर स्टिल ब्लीडिंग। बड़े लड़के ने मेरी चोट पर स्कार्फ दबाते हुए कहा, डॉक, प्लीज गिव हर टेटनस इंजेक्शन। यंग मैन, डोंट टीच मी माई ड्यूटीज, डॉक्टर ने हंसकर कहा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैंने देखा डॉक्टर छोटे कद का, काला सा, अनगढ़, नकूश वाला व्यक्ति था। शायद मुसलमान, इसीलिए वो बार बार खुदा के लिए और खुदा का शुक्र किए जा रहा था। एम्बुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से पूछ ही लिया, ओ गॉड आंटी, दैट वॉज सो हॉरेबल। 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी तो। आप तो बहुत बुरा गिरा था प्लेटफॉर्म पर। हाथ छूट गया था हैंडल से, वरना ट्रेन के साथ लटकता जाता। वो जो मेरा फियांसी है ना, रोजर, उसने चेन पुल किया था। फिर हम तीनों सब बैग लेकर उतरा। आपके पास पहुंच ही नहीं सकने का था। सब आदमी लोग ने कवर कर रखा था। तब मेरा भाई चिल्लाकर सबको भगाया और रिटायरिंग रूम में लेकर आया। रोजर स्टेशन मास्टर के रूम में रश करके भागा। तब डॉक्टर आया और तुम तीनों ने मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी। हाँ, वो तो जरूरी था ना। आपको उन स्टूपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं था ना। तमाशा करके रखा था आपका, कोई उठा नहीं रहा था। वो डॉक्टर जो ट्रेन में था, वो, ओ ब्लडी सेल्फिश फेलो, ये छुटका था। His wife scolded him not to come with us and he stayed back. We literally prayed to him, but he told, I can't get down. I have to reach today. Leave na kids. होते हैं आंटी, सेल्फिश लोग भी होते हैं। हमको हमारा मम्मी बोला कि इंसान का सेवा ही यीशु का सेवा है। आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए? मैं थोड़ा सोच में पड़ गई थी। मैं क्या करती? मैं उतरती किसी घायल के लिए? सूजे हुए पैरों के साथ मैं किसी घायल के लिए मैं क्या कर सकती थी? ये तो जवान है, पौड़ावस्था का बहाना खड़ा हो जाता। प्रश्न वही था, बचपन में पढ़ी कहानी मनुष्य, भेड़ और भेड़ियों में से मैं क्या बनूं? भेड़िया तो नहीं, इंसान बनने की हिम्मत जुटा पाती, या कि शायद उस डॉक्टर की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुंचने की चाह में आंखें मूंद भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती। लड़की बिल्कुल मेरे करीब थी। उसका खून से सना शर्ट उसके हाथों में था। बड़ा लड़का आगे डॉक्टर के पास बैठा जयपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में बातें कर रहा था। नो, वी वॉन्ट लीव हर अलोन। प्लीज कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज एंड गिव हर प्रॉपर मेडिकेशन। वी हैव टू लीव दिस प्लेस टुडे ओनली। या डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ हर। No. We won't leave her. No. We want to leave for Jaipur as early as possible. Day after we have further reservation also. हम रेलवे के अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर रशीद ने मरहम पट्टी कर दी थी। 2 एक्सरे भी हुए थे। डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फजल से सब कुछ ठीक था और हम 3 बजे की ट्रेन पकड़ सकते थे।
उन युवा और नेक फरिश्तों ने मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था। उन्हें अपने आगे के कार्यक्रम से ज्यादा मेरी चिंता थी। तीनों के कपड़े मेरी वजह से खून से सन गए थे। उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान संभाल रखा था। मैंने पास पड़ी मेज पर देखा, वहां मेरे पर्स के पास दोनों मिठाई के डिब्बे रखे हुए थे, जस के तस। तन ताजा ताजा साफ करके पट्टी किए गए 4-5 बड़े और कई छोटे छोटे टीसते जख्मों, और मन आपस में उलझते तरह तरह के विचारों से थक गया था। मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली थी और वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए थे। दोपहर 3 बजे फिर ट्रेन में जा बैठे। स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान कर दिया था कि इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपा दिलवा दिया था। डॉक्टर रशीद घर से बिरयानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गए थे। अपना ख्याल रखिएगा बहन जी के जुमले के साथ। वाओ, दिस इज माई फर्स्ट चांस व्हेन आई एम सिटिंग इन एसी कंपार्टमेंट। छुटका बहुत खुश था। उसने अपना वॉकमैन निकाला और वो लो वॉल्यूम में शकीरा को सुनने लगा। मैं उसको देख रही थी। कीथ, प्लीज रेज द वॉल्यूम, लेट मी ऑल्सो लिसन। ये मैं थी और वे दोनों युवा प्रणयी फिर एक दूसरे में मगन थे। लीजा रोजर की उंगलियों को गिटार पर फिसलते हुए देख रही थी। ये था मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी बिगड़ैल बच्चे का दूसरा व अंतिम भाग। अगली बार कुछ नया लेकर हाजिर होऊंगा, एक नई कहानी, कुछ नए किरदार। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।